नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। फाइनली आप सभी 9th क्लास में हो चुके हो। थोड़े से एक्साइटमेंट आप में होगी, बड़े खुश होंगे कि 9th में हो गए फाइनली। लेकिन थोड़ा सा आप अपने स्कूल को भी मिस कर रहे होंगे, क्योंकि फाइनली आप 9th में तो पहुंच गए हो, लेकिन स्कूल अभी भी रीओपन नहीं हुए। अभी भी आपका स्कूल आपके घर से चलने वाला है, यानी ऑनलाइन स्टडी आपको करनी होगी। इसके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ से, डीओई की तरफ से आपको वर्कशीट दी जा रही है। उन वर्कशीट को आपको करना है, लेकिन करना कैसे? सीरियसली करना है, ऐसे नहीं करना जैसे आपने 8th क्लास में किया। सीरियसली करना है। हर सब्जेक्ट की एक अलग नोटबुक लगा लीजिए, उसमें इनके आंसर्स को, सॉल्यूशन को लिखना और साथ ही साथ हमें इनको समझना है। जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, सीधे सॉल्यूशन पे गए, राइट कर लिया, बस हो गया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपकी शुरू हुई है। और जो 9th में बच्चा अच्छा करेगा, उसकी नींव अच्छी बनेगी, वही 10th में अच्छा करने वाला है। तो बोर्ड की तैयारी अभी से हमें करनी है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी आज की वर्कशीट नंबर 1 है, जिसमें हम एसएसटी सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। यानी कि ये एसएसटी सामाजिक विज्ञान की पहली वर्कशीट है और हमारा विषय इतिहास। इतिहास, कई बच्चों को तो इतिहास के नाम से ही नींद आने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बस अगर उसे हम ठीक से पढ़ें। जैसे टीवी सीरियल आप देखते होंगे, अगर उसको हम बीच में से देखते हैं मज़ा नहीं आता, शुरुआत से देखते हैं मज़ा आने लगता है। वही हिस्ट्री के साथ है। तो हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की, और उसका पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, जो क्लास 9th हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको हमें पढ़ना है, और आज की दिनांक जो रहेगी वो है 6 अप्रैल 2021। आपका स्टूडेंट के नेम और यहाँ पर टीचर्स नेम है, ये आप बाद में मेंशन कर सकते हो अपनी नोटबुक के ऊपर, क्योंकि अभी आपको अपना नाम तो पता है, टीचर्स का नाम अभी शायद बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वर्कशीट की, और हमारे हिस्ट्री के पहले चैप्टर की, फ्रांसीसी क्रांति की समझने की कोशिश करते हैं। उस क्रांति में क्या हुआ था, किसने कहा था सैनिकों आक्रमण? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि सैनिकों आक्रमण, आम जनता ने वो क्रांति की थी। अब उस क्रांति हुई क्यों थी, कैसा उस वक्त माहौल था, वो समझने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लौट चलते हैं फ्रांस में। कब? 1789 में ये क्रांति हुई थी। तो चलिए पीछे की तरफ चलते हैं। तो वहां पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त क्रांति के समय फ्रांस का समाज कैसा था, क्या हालात थे, उन हालातों में क्रांति हुई थी। चलिए फ्रांसीसी समाज की शुरुआत करते हैं। तो फ्रांस का जो समाज था वो उस वक्त 3 समूहों में, 3 वर्गों में बंटा हुआ था। वर्ग को एस्टेट कहा जाता था। ओके, जैसे आजकल हम बात करते हैं ना, मिडिल क्लास, या जो लोअर मिडिल क्लास की बात करते हैं, अपर क्लास की बात करते हैं, ये तो हो गए पैसे के आधार पे। ऐसे ही उस वक्त फ्रांस के समाज में 3 समूह थे, 3 ग्रुप थे। ओके, उनको क्या कहा जाता था? एस्टेट कहते थे। जैसे प्रथम एस्टेट था, द्वितीय एस्टेट था और तृतीय एस्टेट था। तो क्लियर समझ में आया ना कि फ्रांस का समाज कितने समूह में बंटा हुआ था? 3 समूह में, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। जो प्रथम एस्टेट था उसमें आते थे पादरी वर्ग। पादरी वर्ग समझते हो ना, जो चर्च में पूजा पाठ करते हैं। जैसे गुरुद्वारे में पाठी होते हैं, जैसे कि मस्जिद में होते हैं, जैसे कि मंदिर में पुजारी होते हैं, तो ऐसे ही चर्च में जो धार्मिक पुजारी कह सकते हैं हमें, उसे बोला जाता है पादरी। ओके, तो इसमें प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग आते थे, यानी कि रिलीजियस लोग आते थे। दूसरा जो एस्टेट था, द्वितीय एस्टेट, उसमें आते थे कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग मतलब जो सम्राट होते थे, राजा होते थे, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, मंत्री, जमींदार, वो सभी आते थे द्वितीय एस्टेट में। उसके बाद बाकी जो बच गए वो सारे आते थे तीसरे एस्टेट में। तृतीय एस्टेट में बड़े बड़े व्यवसायी हो गए, बिजनेसमैन हो गए, या अदालती कर्मचारी हो गए, वकील हो गए, किसान हो गए, कारीगर हो गए, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। यानी तृतीय एस्टेट भी 3 भागों में बंटा हुआ था। पहले में जो जिनके पास थोड़ा पैसा, जैसे बड़े व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, वो पहले में आते थे। किसान जिनकी खुद की जमीन थी, या कारीगर, वो आते थे द्वितीय में। और तीसरे आगे बिल्कुल गरीब। गरीब मतलब जैसे जो काश्तकार थे, काश्तकार या छोटे किसान थे, जो दूसरे की जमीन के ऊपर खेती करते थे, भूमिहीन मजदूर थे, या नौकर वगैरह, सर्वेंट वगैरह, वो तीसरे ग्रुप में आते थे। यानी कि फ्रांस का समाज उस वक्त कितने भागों में बंटा हुआ था? 3 भाग में, प्रथम एस्टेट, द्वितीय और तृतीय। एक चीज़ तो ये समझना है। दूसरा ये समझना है कि प्रथम एस्टेट में पादरी आते थे, द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग आते थे, तृतीय एस्टेट में बाकी सभी आते थे। लेकिन जो तृतीय एस्टेट है उसके भी 3 ग्रुप थे। थोड़े ज़्यादा पैसे वाले पहले ग्रुप में आते थे, बड़े व्यवसायी हो गए, सरकारी कर्मचारी हो गए। जो किसान थे वो दूसरे में आते थे, और जो भूमिहीन मजदूर थे, गरीब व्यक्ति थे, वो आते थे तीसरे ग्रुप में। ओके, अगर ये तीसरा कंफ्यूजिंग लगे तो आप सिर्फ एक बार इतना समझ लीजिए कि फ्रांस का समाज फ्रांस की क्रांति के समय 3 भागों में बंटा हुआ था, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट
तृतीय स्टेट। प्रथम में पादरी, द्वितीय में आते थे कुलीन वर्ग, और तृतीय में जो आते थे वो आते थे जो अन्य सभी बच गए, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, किसान, मजदूर, वो सभी तृतीय में आते थे। अब सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी, वहाँ पर गड़बड़ थी समाज के इस विभाजन में। इसमें से जो प्रथम दो स्टेट थी, ये जो प्रथम और द्वितीय स्टेट, इन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, स्पेशल राइट्स जन्म के आधार पर, यानी कि जिसका जन्म यहाँ हो गया इन दोनों स्टेट में, उनके पास कुछ स्पेशल राइट होते थे। जैसे अपनी यहाँ पे है, अब क्या है, कानून का शासन है, राजा हो चाहे वो रंक हो, एक बराबर है ना अपने देश में, चाहे वो पीएम हो या पीएन हो, एक बराबर है। लेकिन फ्रांस में उस वक्त ऐसा नहीं था। प्रथम दो स्टेट के लोगों को कुछ स्पेशल अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि उनको टैक्स नहीं देना होता था, किसी भी टाइप का टैक्स नहीं देना, सब, जबकि सबसे ज़्यादा धनी ये थे, जबकि टैक्स नहीं देना होता था। तृतीय स्टेट जिसके हालात खराब थे उसको टैक्स देने होते थे, सभी टाइप के टैक्स। तो वहाँ का समाज था, उसमें तीसरे स्टेट के हालात सबसे खराब थे और सभी प्रकार के टैक्स भी तीसरा स्टेट, तृतीय स्टेट देता था। इसलिए ये लोग खुश नहीं थे। किससे? राजा से। किससे? प्रथम स्टेट से। किससे? द्वितीय स्टेट से। तीनों से ये जो खुश नहीं थे, इनको लगता था कि हमें ही दबाया जा रहा है, हमें ही कुचला जा रहा है। ओके, तो वही कंडीशन जैसे आपने पुरानी फिल्में देखी होगी, अमरीश पुरी होता है, तो उस वक्त राजा इनके लिए, तृतीय स्टेट वालों के लिए अमरीश पुरी की तरह था, तो ज़बरदस्ती इनसे लगान वसूलता था, दुगना लगान। ओके, तो ये कंडीशन थी वहाँ के समाज की। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि ये तो वहाँ का सामाजिक स्थिति ग्रुप थे, इसके अलावा वहाँ पर समाज में क्या क्या था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी? उत्तरार्ध मतलब 1750 से 1800 के बीच में। ओके, तो वहाँ का समाज या वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या थी? तो समाज की बात तो हमने थोड़ी कर ली। अब आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो आर्थिक स्थिति भी बड़ी खराब थी। तो पहले हम समाज से ही शुरुआत करते हैं कि समाज में जो समाज था वो 3 वर्गों में बंटा हुआ था, जो हमने पहले बात की, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। लेकिन इसमें से पहला जो स्टेट है, प्रथम और द्वितीय, फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट है, उनको जन्म से कई प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, उन्हें टैक्स नहीं देना होता था और टैक्स का सारा भार तृतीय स्टेट के ऊपर था। तो सामाजिक तौर पर समाज बंटा हुआ था। तीसरा स्टेट को पीसा जा रहा था, दबाया जा रहा था, टैक्स वसूला जा रहा था, मेहनत वही कर रहा था, बुरा हाल भी उसी का था। इसके साथ साथ एक और वहाँ पे समस्या थी उस वक्त, वो समस्या थी अनाज का संकट, कि अनाज के दामों में बेतहाशा जो बढ़ोतरी हुई थी और बढ़ोतरी की वजह से जीविका संकट पैदा हो गया था। बढ़ोतरी क्यों हुई थी? बढ़ोतरी होने का कारण ये था कि उस वक्त जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई थी। फ्रांस की जनसंख्या तो बढ़ गई, ज़्यादा जनसंख्या मतलब ज़्यादा पेट मतलब ज़्यादा खाने वाले, लेकिन अनाज में बढ़ोतरी नहीं हुई। दूसरा ये भी हुआ, फ्रांस की क्रांति जब होने वाली थी तो 3 साल तक वहाँ पर अकाल पड़ा, ओलावृष्टि हुई, फसलें बर्बाद, यानी कि खाने के और ज़्यादा लाले पड़ गए। ब्रेड तक नहीं मिल पा रहा था। यहाँ हम रोटियाँ खाते हैं, जैसे वहाँ पे ब्रेड बोला जाता है, जो खाने का मेन जो पार्ट होता है, वो नहीं मिल पा रहा था लोगों को। तो बड़ी सारी समस्या थी। दूसरा ये था कि यानी कि भुखमरी की समस्या। पहला ये था कि समाज में विभाजन था। दूसरे जो उस वक्त के हालात थे कि भुखमरी की समस्या थी, जनसंख्या बढ़ चुकी थी, अनाज में कमी थी और अनाज में कमी के कारण वहाँ पर अनाज की कीमतें बढ़ गई और आम लोगों के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो गया था। तीसरी जो समस्या थी उस वक्त वो थी राजकोष, शाही जो खजाना था वो खाली हो चुका था। खाली होने के कई सारे कारण थे। एक तो आलीशान जीवन, मतलब दिखावा बड़ा करते थे, महल बनवा दिया, ये लाइटें लगवा दी, भाई लाइटें नहीं होती थी, महल बनवा दिया, या इस टाइप के जो दिखावे थे, शान शौकत, उसके ऊपर खर्चे ज़्यादा होते थे, उसके कारण राजकोष खाली हो चुका था। दूसरा कारण ये था राजकोष खाली होने का कि लगातार युद्धों में उलझा रहा था। फ्रांस की कोई नीति थी नहीं। जो लुई 16वां उस वक्त का सम्राट था, बड़ा निकम्मा था, मतलब ठीक से कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था सिचुएशन को। लगातार फ्रांस युद्ध पे युद्ध किया ही जा रहा था और उसके कारण भी शाही खजाना खाली हो गया और इतने बुरे हाल हो गए कि 10 से 12 अरब लीवरे का कर्ज लेना पड़ा। लीवरे क्या थी? उस वक्त की वहाँ की करेंसी थी, जैसे अपने यहाँ रुपया ना, वैसे ही वहाँ की करेंसी थी। ओके, तो यानी ये समझ में आ गया ना, समाज 3 भागों में बंटा हुआ था। दूसरा, भुखमरी की समस्या थी, अनाज की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो चुकी थी और शाही खजाना खाली हो चुका था। फ्रांस लगातार युद्धों में उलझा हुआ था। इसके अलावा एक और बड़ा कारण था जो आपस में समाज में बंटवारा था, वो ये था कि पूरी आबादी का 90% तो किसान थे,
लेकिन जो 60% जो ज़मीन थी वो थी कुलीनों के पास, चर्च के पास, यानी कि प्रथम और द्वितीय स्टेट के पास। ज़मीनें उनके कब्जे में और मेहनत करे किसान जो कि 90% थे, और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था या फिर उसके ऊपर। ओके, यानी कि किसानों के पास जो वास्तव में खेती कर रहे थे उनके पास अपनी ज़मीन ही नहीं थी, वो दूसरे की ज़मीनों पर बंटाईदार खेती किया करते थे। तो ऐसे हालात थे फ्रांस की क्रांति के समय। इतना समझ में आया होगा फ्रांस का सामाजिक हालात क्या थे और आर्थिक हालात क्या थे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपका 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के सामाजिक आर्थिक हालात क्या थे। यही क्वेश्चन सेम आपका 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। हालांकि एक चीज़ की गारंटी है, आपके जब भी मिड टर्म एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जाम होंगे, तो उसमें एक क्वेश्चन तो आज की वर्कशीट में से डेफिनेटली रहेगा, चाहे वो कंप्लीट पूछा जाए या फिर ये पूछा जाए कि फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बंटा हुआ था और किस वर्ग को स्पेशल अधिकार प्राप्त थे। ओके, तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में 5 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, तो ये जो आपको क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाए जा रहे हैं ताकि आप इनको समझ पाओ और आगे की तैयारी हम अभी से कर पाएँ। पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये है 1 करोड़ के लिए। नहीं भाई, 1 करोड़ के लिए नहीं है, कर लोगे तो बहुत होगा। तो ये है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कितने भागों में विभाजित थे। वही क्वेश्चन जो अभी हमने ऊपर जो डिस्कस किया है। तो ये है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज है वो 3 स्टेट में यानी कि 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को करों का भुगतान करने से छूट दी गई थी, यानी कि उनको करों का भुगतान नहीं करना पड़ता था। कौन करता था? तृतीय स्टेट सभी प्रकार के टैक्स चुकाता था, लगान चुकाता था। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन बेहद आसान सा है। यहाँ पूछा गया है कि पादरी वर्ग समाज के किस स्टेट में आते थे। तो हमने डिस्कस किया है, पादरी वर्ग है वो प्रथम स्टेट में आते थे। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ग या स्टेट के लोगों को जन्म से विशेषाधिकार मिले थे, स्पेशल राइट्स थे उनके पास। तो वो थे प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को जन्म से विशेषाधिकार मिले थे। तो उसमें सबसे बड़ा अधिकार क्या था? उनको टैक्स नहीं देने होते थे, मज़े थे उनके। तो उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन बनता है ये भी इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस का राजकोष खाली क्यों हो गया था। अगर 1 मार्क्स में आए तो हम एक ही पॉइंट लिख सकते हैं, अदरवाइज हम 3-4 पॉइंट्स लिखेंगे। तो इसका पहला कारण था कि राजस्व संग्रह के कुप्रबंधन, यानी कि जो टैक्स इकट्ठा किया जाता था, लगान इकट्ठा किया जाता, बड़ा गलत सा सिस्टम था कि 2 स्टेट को तो माफ़ ही कर दिया था। तो एक तो ये कारण था कि उनके इनकम ज़्यादा नहीं थी। दूसरे था लंबे युद्धों के कारण फ्रांस पड़ोसियों के साथ लड़ता ही रहता था, राजस्व तो खाली होना ही था। उसके बाद तीसरा था वर्साई के पैलेस में अत्यधिक खर्चा। वर्साई का महल था और उस पर दिखावे में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता था। और फोर्थ है अमेरिकी स्वतंत्रता का जो युद्ध था उसमें भी फ्रांस बेफालतू का ही बीच में पंचायती बन गया था, यानी कि कूद पड़ा था कि हम भी आपकी हेल्प करते हैं, और उस चक्कर में खुद कंगाल हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा, फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है, आसान सा है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, बस पढ़ लीजिए। यह क्या हमारे पास कराधान की वही प्रणाली है जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रचलित थी? जैसे फ्रांस की क्रांति के समय जो कर प्रणाली थी, क्या वही हमारे देश में? भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी को कोई स्पेशल अधिकार प्राप्त नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि नहीं, हमारे पास भी कर प्रणाली है लेकिन किसी भी नागरिक को अब विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है, जो कि फ्रेंच सोसाइटी में था। तो हमारे यहाँ पे वैसा नहीं है ना, सबको टैक्स देने होते हैं जो नियम के अनुसार क्या है, एलिजिबल है, जिनको देना पड़ेगा। ओके, किसी को कोई छूट नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे आयकर है, इनकम टैक्स होता है, जीएसटी है, तो वो सब के लिए एक जैसे नियम है, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो पीएन हो, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो। ओके, तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। आपकी सभी वर्कशीट है हम 2 दिन पहले आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आपको इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। ओके, और अगर आप नए हो तो चैनल का बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास टिंग टोंग नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।